नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास कार्यक्रम इन्फ्लुएंसर टॉक। आपके साथ मैं हूं कुणाल गोस्वामी। जब आप सफलता के क्रम में आगे बढ़ते हैं तो छोटी छोटी दिक्कतें आपके सामने पेश आती हैं। तो ऐसे में ज़रूरी होता है कि आप अपनी तैयारी को पुख्ता करें और हर एक स्टोन को अनटर्न करें, ताकि भविष्य में जब किसी लक्ष्य को हासिल करने के दौरान आपको असफलता हाथ लगे तो आपके अंदर ये आत्मग्लानि ना हो कि आपने ये काम नहीं किया, शायद ये हासिल कर लिया होता या ये कर लिया होता तो शायद आप उस चीज़ को हासिल कर चुके होते। ऐसे में हमारे साथ कुछ लोग ऐसे जुड़ते हैं जो हमारी इन्हीं तमाम चीज़ों का समाधान चुटकियों में कर देते हैं। कोई उन्हें ज्योतिषचार्य कहता है, कोई उन्हें हस्त रेखा को जानने वाला व्यक्ति कहता है, कोई उन्हें टैरो कार्ड रीडर कहता है, कोई उन्हें रेकी हीलर कहता है। और ऐसे में आज हमारे स्टूडियो में खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आयुष गुप्ता। आयुष, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तमाम दर्शकों को बता दें कि आयुष की पहचान वर्ल्ड्स यंगेस्ट टैरो कार्ड रीडर और रेकी हीलर के तौर पर की जाती है। तमाम जो नामी गिरामी हस्तियां हैं वो सब आयुष को बहुत पसंद करती हैं और आयुष से अपनी समस्याओं का समाधान करने में उनको भी बहुत सारी उत्सुकता होती है। लिहाजा कैसा जीवन रहा, कहाँ से शुरुआत हुई, भविष्य क्या है और मौजूदा क्या कुछ खास फ्यूचर प्लान्स लेकर आयुष इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आयुष, बहुत बहुत स्वागत हमारा इस कार्यक्रम में। जब हम बात करते हैं टैरो कार्ड रीडर की या रेकी हीलर की, एक अलग सी दुनिया है, आम दुनिया नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं कि कई बार कुछ समस्याएं हम शारीरिक या मानसिक तौर पर उनका समाधान कर लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमको नज़र नहीं आती हैं और जब नज़र नहीं आती तो उनका समाधान भी नज़र नहीं आता। कहाँ से शुरुआत हुई टैरो कार्ड रीडिंग की, क्योंकि आपके पास टाइटल है वर्ल्ड्स यंगेस्ट टैरो कार्ड रीडर का और रेकी हीलर का। कब शुरुआत हुई, कैसा रहा सफ़र? ये सफ़र ऑफ कोर्स अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया था 7 से 8 साल की उम्र से। एंड वो सिर्फ मैं इसलिए करता था क्योंकि मुझे मज़ा भी आता था और ऑफ कोर्स बचपन में माँ बाप जो कह रहे हैं वो हमें करना पड़ता था और करना चाहिए भी हमें। तो मेडिटेशन से यात्रा शुरू हुई थी ये, और 2013 एंड में मुझे रेकी के कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस करवाया मेरे डैड ने। ऑफ कोर्स मेरी पूरी फैमिली में कोई भी रेकी हीलर या इस फील्ड से नहीं है। सो उस एज में जब मैंने रेकी सीखा, मेरे ग्रैंड मास्टर मिस्टर देवांग शुक्ला जो कि अभी साउथ अफ्रीका में हैं, तो उन्होंने मुझे रेकी के टर्म से इंट्रोड्यूस करवाया, मुझे रेकी लेवल 1 और लेवल 2 सिखाया। एंड 12 साल की उम्र में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि लोगों को हील करेंगे या सेवा करेंगे दुनिया का या सोशल वर्क करेंगे, क्योंकि 12 साल की एज में मैं ऐसा कुछ कैमरा के लिए नहीं बोलना चाहता कि मैंने सोचा था ये करेंगे वो करेंगे। सो सीखने के बाद मेरे मॉम को 3 से 4 महीने के बाद थ्रोट कैंसर डायग्नोज हुआ था। एंड वो मेरी मम्मी के हेल्थ से ज़्यादा पूरी फैमिली के लिए एक स्ट्रेस मोमेंट था। एंड जब ही मुझे पता चला कि रेकी से हम बहुत सारी चीज़ें हील कर सकते हैं, मुझे पता ही था क्योंकि रेकी सीखते टाइम मुझे ग्रैंड मास्टर ने बताया था। सो मैंने सोचा क्यों ना ट्राई किया जाए, लेट्स ट्राई, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम थी कि हम चाहते थे जितनी जल्दी जो भी तरीके से हील हो पाए मॉम, उस तरीके से हम उनको ठीक करवाना चाहते थे। सो 3 से 4 महीने हमने रेकी हीलिंग लगातार उनकी की। एंड नागपुर के एक हॉस्पिटल में उनका रीचेकअप हुआ 2014 एंड में। सो डायग्नोज में डॉक्टर ने बोला कि इस प्रॉब्लम के लिए आप दोबारा मत आइएगा। एंड उन्होंने एक इंजेक्शन के सिरिंज से एक फ्लूइड निकाला और उन्होंने बोला कि ये प्रॉब्लम कैसे ठीक हुई, कैसे हील हुई, वो हम नहीं बता पाएंगे, बट इस प्रॉब्लम के लिए आपको दोबारा नहीं आना पड़ेगा। अच्छा। सो वो एक ऐसा मोमेंट था, मतलब टर्निंग मोमेंट था, क्योंकि अगर रेकी कैंसर जैसी चीज़ ठीक कर सकती है, सो आज के टाइम में बहुत सारे लोग छोटी प्रॉब्लम बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, परेशान हैं। सो आई वुड लव टू डू रेकी हीलिंग फॉर देम। मैं उनके लिए जो भी बन सकेगा, क्योंकि दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ रेकी ने मुझे दी है, वो है मेरी मम्मी की हेल्थ। ठीक है। सो इसीलिए वहाँ से ये जर्नी शुरू हुई। ठीक है। अब एज यू सेड बिफोर कि आपने 12-13 की उम्र में आपने टैरो कार्ड रीडिंग और रेकी हीलिंग की थी। जब हम बात करते हैं अपने जीवन की किसी भी व्यक्ति के शुरुआती समय की, तो लोग कहते हैं डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या मैनेजमेंट सीखना है, और अगर कुछ नहीं करना है तो आजकल ये थोड़ा बहुत है कि आप एक्टिंग की लाइन में या स्पोर्ट्स की लाइन में आप चले जाते हैं और अपने करियर को देखते हैं।
और रेकी हीलिंग या टैरो कार्ड ये तो टोटली हॉबी सेक्टर हो जाता है कि आपको हॉबी के तौर पर लेना है, इससे ज्यादा आप इसको करियर के तौर पर नहीं देख सकते। लेकिन आपने उन तमाम मिथ्स को और उन तमाम स्पेकुलेशंस को दूर किया और आपने इसको अपना भविष्य चुना। वो एनर्जी कहाँ से आई, वो सोच कहाँ से आई, और जो फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी होता है इन सब चीजों के लिए, फैमिली सपोर्ट कैसा रहा? फैमिली सपोर्ट, जैसे कि मैंने बताया, मेरे डैड ने ही मुझे इस हीलिंग थेरेपी या मेडिटेशन के टर्म से इंट्रोड्यूस किया। मेरी फैमिली हमेशा से ही मेरे सपोर्ट में थी। अगर वो उस टाइम पे मुझे सपोर्ट नहीं करते तो शायद मैं इस फील्ड में कंटिन्यू नहीं कर पाता, क्योंकि जैसा कि आपने बोला कि ये एक ऐसी हीलिंग, ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ लोगों को लगता है कि इसमें स्कोप नहीं है या बच्चों को नहीं जाना चाहिए, या आप क्या करेंगे इस चीज़ में, इसमें ज़्यादा दूर तक आप नहीं जा सकते, या ग्रोथ नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से ये एक ऐसी फील्ड है जिसको आप करके आप अंदर से खुश हो सकते हैं। आपको ये करने के लिए कहीं बाहरी ऊर्जा की ज़रूरत नहीं है, आपको अंदरूनी ऊर्जा की ज़रूरत है। इंटरनली जब तक आप चाहेंगे नहीं कि आपको लोगों की सेवा करनी है, सोशल वर्क करनी है, ये फील्ड से ज़्यादा एक इमोशन है मेरे हिसाब से। आपके अंदर से आना चाहिए कि आपको ऐसा कुछ करना है जिससे लोगों को ठीक कर पाएं। तो ये ऊर्जा स्पेशली, मैं ऐसा झूठ नहीं बोलूँगा कि हमेशा बचपन से ही थी, बट जैसे कि मैंने बताया, मेरी मम्मी का जो केस था वो लाइफ का एक्चुअली टर्निंग मोमेंट था। वो अगर केस नहीं होता तो शायद मैं इस फील्ड में नहीं होता, क्योंकि मैं कभी सोचता था मुझे पॉलिटिशियन बनना है, या कभी मैं कुकिंग काफ़ी अच्छी करता हूँ तो मुझे ऐसा था कि शेफ़ बनना है। बट सडनली ऐसा होता है ना कि जो लिखा होता है और जो होना होता है वो डेफिनेटली होता है, और ऐसी कुछ सिचुएशंस बनी तो मुझे और भी इस फील्ड में इंटरेस्ट आया। नहीं, कहते ना कि कोई भी चीज़ अगर आपको हासिल करनी है तो आपको आपके अंदर आत्मविश्वास बहुत होना चाहिए, कि आपको खुद पर, अपने आप पर बिलीव होना चाहिए। जब आप पूरी इस प्रोसेस से गुजर रहे थे कि आप रेकी सीख रहे थे, रेकी हीलिंग सीख रहे थे, या टैरो कार्ड रीडिंग सीख रहे थे, वो पूरा प्रोसेस कैसा था? क्योंकि कई बार होता है कि हमारे जीवन में कुछ ऐसे टर्म्स आते हैं या पॉइंट्स आते हैं जहाँ पर खुद पर विश्वास डगमगाने लगता है, वो कैसे सब चीज़ें ठीक करें? इसमें ऑफ कोर्स बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स थे। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ कोर्स एज एक ऐसा फैक्टर था, क्योंकि मैंने स्टार्ट आई गेस जब मैं 12 साल का 13 साल का था तब से मैंने स्टार्ट किया, तो एक एज ऐसा फैक्टर था। लोगों को लगता था कि ये कैसे ठीक कर पाएंगे या ये कैसे हील कर पाएंगे, बट जितनी प्रॉब्लम्स थी उससे ज़्यादा अप्रिशिएशन भी आ रहे थे। सो छोटी छोटी चीज़ें जब हील होती थी, फॉर एग्जांपल मैं अगर आपके किसी प्रॉब्लम के लिए हीलिंग कर रहा हूँ और उसका जब रिजल्ट आता था और जिस खुशी के साथ आप मेरे पास आ रहे हैं कि ये प्रॉब्लम ठीक हो गई, तो वो एक ऐसी फीलिंग थी जो 100x मेरे को बूस्ट अप करती थी कि नहीं, आपको इस फील्ड में ही रहना है। ऑफ कोर्स आप अगर कुछ कर रहे हैं तो कुछ अच्छे लोग होंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपको बोलेंगे कि नहीं, ये फील्ड क्यों, आप इसमें कैसे ग्रो करेंगे, आपको ग्रोथ नहीं है, आप लॉन्गर टर्म के लिए इसमें नहीं रह पाएंगे। बट वही है कि हम इसको कितने अच्छे इंटेंशन से कर रहे हैं, और लोगों के ऐसे रिव्यूज़ आए, जैसे कि मॉम के कैंसर के बाद बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स थे, कैंसर पेशेंट्स या कोमा पेशेंट्स, जो एक्चुअली उनकी प्रॉब्लम हील होती थी तो वो जिस स्माइल के साथ आके बताते थे, उनको रोते हुए स्थिति में देखने के बाद उनकी स्माइल देखने में जो एक डिफरेंस फील होता था ना, वो एक मेरे लिए बहुत बड़ा बूस्टअप था एनर्जी का। शुरुआत तो 12-13 की उम्र में हो गई, लेकिन आज जिस तरह से आप बुलंदियों पर हैं, तमाम जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं वो आपको बहुत होपफुल निगाहों से देखते हैं, लगातार लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं, ना सिर्फ शारीरिक समस्याओं के निदान को लेकर बल्कि मानसिक समस्याओं के निदान को लेकर, क्योंकि कोविड के बाद हमने देखा है कि जिस तरह से हमारा फाइनेंशियल या हर चीज़ डिसबैलेंस होती हुई नजर आई है, लोग हेल्थ को लेकर बहुत सचेत हुए। हाउ डज इट ऑल फील कि अब लगता है कि खुद पर विश्वास होता है कि एट द एज ऑफ 12-13 जो मैंने निर्णय लिया था, आज जाकर लग रहा है कि बहुत सही रिस्क था? नहीं, डेफिनेटली, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि अप्रिशिएशन जब मिलता है, और स्पेशली जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनका एक अलग ऑरा होता है, वो बहुत सारे लोगों से डील करते हैं, उनके ऑरा में इतना प्यार आता है लोगों का कि उनका ऑरा काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। तो उनके संपर्क में आना, उनसे मिलना, उनसे कनेक्ट होना, जैसे कि पहला जो मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है यंगेस्ट रेकी हीलर इन द वर्ल्ड का, वो मुझे श्री अमिताभ बच्चन जी ने दिया था। सो उनसे मिलके जो एक ऊर्जा मेरे अंदर आई कि नहीं,
कुछ कर रहे हैं हम, क्योंकि एक जबलपुर जैसे शहर से उठकर आना, जबलपुर मध्य प्रदेश में एक टाउन है, तो वहाँ से मुंबई शिफ्ट होकर मुंबई में ये अप्रिसिएशन मिलना, सेलिब्रिटीज से मिलना, तो डेफिनेटली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट ये सारी चीज़ें जब हो रही हैं तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ऑफ कोर्स, और मोटिवेशन भी आता है कि नहीं, डेफिनेटली बहुत सारे लोग, होप्स हैं बहुत सारे लोगों की मुझ पे, और उम्मीदें हैं कि मैं डेफिनेटली, मैं तो क्या ही हूँ, मैं आई एम जस्ट चैनल, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, जो है वो ऊर्जाएं हैं, एनर्जीज हैं। सो इतनी मैं तो एक्चुअली थैंकफुल हूँ कि मुझे एक चैनल बनाया गया थ्रू ऑफ एनर्जीज। सो डेफिनेटली आई विल डू माई बेस्ट, जो भी मैं कर पाऊंगा। अब नहीं, जब रेकी की बात होती है तो कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के अंदर कोई दिक्कतें हैं शारीरिक या मानसिक, तो उसकी बॉडी की पूरी एनर्जीज को सेंट्रलाइज करना, स्ट्रीमलाइन करना कितना चैलेंजिंग होता है। हर व्यक्ति अपने साथ एक डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी लेकर आता होगा, डिफरेंट उसका ऑरा होता होगा, डिफरेंट उसकी प्रॉब्लम होती होगी, और उसका मेंटल स्टेट और फिजिकल स्टेट हर एक व्यक्ति का अलग होता है। हर किसी को डील करना, उसकी प्रॉब्लम का ना सिर्फ निदान करना, बल्कि उस पूरी प्रोसेस के दौरान उसको ये विश्वास दिलाना कि आप सही जगह पर आए हैं, ये कितना कैसा फेज होता है? ये फेज वही है कि आप अगर कोई मेरे पास आ रहा है एक होप के साथ, उसकी बातें अच्छे से सुनना, उसके इमोशन को, उसकी प्रॉब्लम को अपना समझकर उसको गाइडेंस देना, चाहे वो टैरो कार्ड रीडिंग के थ्रू हो, उसको गाइडेंस के बारे में बात की जाए, अगर रेकी हीलिंग से अगर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात हो, तो इसमें हमें अपना 100% डेफिनेटली देना होता है। इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि एक जो हीलर और पेशेंट के बीच में कनेक्शन होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए। ऑफ कोर्स अलग अलग प्रॉब्लम सुन के, अलग अलग दिक्कतें सुन के लोगों की हमारे माइंड में भी इफेक्ट आता है, बट यस, एनर्जी जो हैं, जो उनका सपोर्ट कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं हमें भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग करती हैं। तो वो अब नहीं, वही मेरा एक जो बिहाइंड द कैमरा सवाल था आपसे, वही मेरा दोबारा तमाम दर्शकों के लिए सवाल कर रहे हैं कि जब आप तमाम लोगों की जो एनर्जी है उसको डील करते हैं, उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करते हैं, तो आप अपने ऑरा को किस तरह से सेव करते हैं, बचाते हैं, ताकि आप बाकी लोगों की मदद कर पाए, उससे नेगेटिवली हार्म ना हो? सी ऑफ कोर्स, जैसे कि हम रेकी हीलिंग कर रहे हैं, तो बीइंग अ रेकी चैनल हमें भी वो चीज़ें अफेक्ट कर सकती हैं, बट रेकी में कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं एज अ रेकी हीलर या एज अ रेकी चैनल, आपको सेल्फ हीलिंग करनी काफ़ी ज़रूरी है। सेल्फ हीलिंग इज़ कंपलसरी अगर आप रेकी हीलर हैं, क्योंकि बहुत सारे रेकी हीलर्स हैं जो सेल्फ हीलिंग नहीं करते हैं, बाद में दे कंप्लेन कि उन्हें अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि एक्चुअली अगर आप सेल्फ हीलिंग नहीं करेंगे तो आपको दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती हैं, क्योंकि आपने एक कनेक्शन बनाया है अपने पेशेंट के साथ, एंड पेशेंट की एनर्जी, जैसे कि मैंने बोला कि एक इमोशन शेयर करते हैं आप पेशेंट के साथ एज अ हीलर, तो आप उनकी एनर्जीज भी ग्रास्प कर सकते हैं। ठीक है। सो आपका बैलेंस्ड होना, आपका हील होना काफ़ी ज़रूरी है। एवरी डे मॉर्निंग में आपको 50 से 55 मिनट का सेल्फ हीलिंग प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें आप अपने सारे चक्रास, अपने सारे जो एनर्जी सेंटर्स हैं उसको बैलेंस करते हैं, एक्टिव करते हैं। ठीक है। अब आपने जिस तरह से बात, एक शब्द का इस्तेमाल किया, कुछ लोग कंप्लेंट्स करते हैं। कंप्लेंट्स वहाँ होती है जब कुछ लोग इंस्टाग्राम से या यूट्यूब से सीख लेते हैं कि भाई टैरो कैसे पढ़ा जाता है या रेकी कैसे कर लेती है, बहुत एलिमेंट्री चीजें होती हैं, राइट। और उसी उद्देश्य को लेकर आप दिल्ली भी आए हैं, जहां पर आप कई लोगों से, पावरफुल लोगों से मिल रहे हैं जो बड़े बड़े पदों पर हैं, ताकि आप इन तमाम चीजों को लीगलाइज कर सके, ताकि हर कोई व्यक्ति जो ऊपर एजुकेशन लेकर किसी की समस्या का समाधान जब नहीं कर पाता तो उसके साथ छल और कपट क्यों हो। ट्रू, क्योंकि अगर मैं इसको अगर डिटेल में डेफिनेटली मैं चाहूँगा आपके जितने भी दर्शक हैं ये सुने, क्योंकि रेकी हीलिंग स्पेशली कोविड के बाद लोग रेकी ऑनलाइन सिखाना शुरू किया है लोगों ने, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। रेकी आप हीलिंग कर सकते हैं, आप दूसरों की समस्या का सॉल्यूशन दे सकते हैं ऑनलाइन में, बट आप रेकी सिखा नहीं सकते हैं। बट कोविड के टाइम पे ऑफ कोर्स, जैसे कि सभी को पता है, ऑनलाइन काफ़ी बढ़ावा हुआ है उस चीज़ का, तो लोगों ने ऑनलाइन रेकी सिखाना शुरू किया है। बहुत सारे लोग यूट्यूब से टैरो कार्ड रीडिंग सीख के, आई गेस बहुत सारे घरों में जो फ्री हैं वो यूट्यूब से कुछ नया सीखने के चक्कर में दे आर लर्निंग टैरो कार्ड रीडिंग, एंड अलग ही कॉन्सेप्ट से, भविष्यवाणी बताने के कॉन्सेप्ट से टैरो कार्ड रीडिंग की मिथ्स आपने भी सुनी होगी कि टैरो कार्ड रीडिंग भविष्यवाणी बताता है। सो ये सारी चीज़ें एक्चुअली लाइसेंस बेस्ड करने की कोशिश है मेरी, कि आप डेफिनेटली, मैं तो ये चाहता हूँ कि हर घर में एक रेकी हीलर हो, क्योंकि आजकल
अवेयरनेस कम होने की वजह से और हीलर्स कम होने की वजह से उसका फायदा काफी उठाया यानी जाता कुल है। मिलाकर इस समाज के उत्थान का भी जो बीड़ा आपने उठाया है वो वाकई में काबिले तारीफ है। लगातार हम जब बात कर रहे थे रेकी की या टैरो कार्ड रीडिंग की, तो लोग इसको एक जादू की छड़ी के तौर पर देखते हैं, मैजिक विंग के तौर पर देखते हैं कि भाई आपने कुछ कार्ड्स पढ़े और भविष्य सामने रख दिया या समस्याओं का समाधान हो गया। इज इट लाइक दैट? क्या ये वाकई में एक मैजिक विंग की तरह है कि आपने बस कुछ कार्ड पलटे और सारा कुछ आपके सामने आ गया? सी ऑफ कोर्स बहुत सारे मिथ्स हैं टैरो कार्ड रीडिंग को लेकर, स्पेशली कि भविष्यवाणी करता है, आपके भविष्य के बारे में जो बताता है वो एग्जैक्टली वैसा होता है। सो भविष्यवाणी तो डेफिनेटली नहीं है टैरो कार्ड रीडिंग, ये आपका वर्तमान बताता है, प्रेजेंट में आप कहाँ सही जा रहे हैं, कहाँ गलत जा रहे हैं, आपको क्या चेंजेस करने चाहिए, कुछ सजेशंस देता है आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। अगर आप कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, आपकी कोई विश है, तो उससे रिलेटेड आपको सजेशंस देता है कि अगर आप ये सजेशंस फॉलो करेंगे तो फ्यूचर में ये आप अचीव कर सकते हैं। जिसमें कि ये डेफिनेटली आ जाता है कि जो एक कर्म करने का कॉन्सेप्ट है उससे आप डेफिनेटली कभी पीछे नहीं हट सकते हैं। यहाँ पे भी आपको सजेशंस फॉलो करने ही है। अगर आप सजेशंस फॉलो करेंगे तो आपको फ्यूचर में ये मिल सकता है। तो टैरो कार्ड रीडिंग इज ऑल अबाउट दैट। एंड रेकी हीलिंग भी एक प्रोसेस है। सो बेसिकली एनर्जीज के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव एनर्जीज और नेगेटिव एनर्जीज। तो जब आपके ऑरा में या चक्रा में या सराउंडिंग में ऐसी कुछ ब्लॉकेजेस होती हैं, आपकी विश फुलफिलमेंट जो आप चाह रहे हैं अगर उसमें कुछ ब्लॉकेजेस आते हैं, तो उसमें जो ब्लॉकेज एनर्जीज हैं उन नेगेटिव एनर्जीज को हीलिंग के थ्रू बैलेंस किया जाता है। तो एक सर्टेन प्रोसेस होता है, कुछ सेशंस होते हैं, नंबर ऑफ सेशंस लगते हैं। तो ऐसा नहीं कि हमने आज किया और तुरंत के तुरंत आपको पूरी लाइफ पलट गई, आप जैसा चाह रहे हैं वैसा मिल जाए, वैसा नहीं होता है। यानी कुल मिलाकर जो लोग सोचते हैं कि भाई हम एक रेकी हीलर के पास जाएंगे या टैरो कार्ड रीडर के पास जाएंगे या हम एक पार्मासिस्ट के पास जाएंगे या न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे और वो कुछ जादू करेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ये दिमाग में कॉन्सेप्ट लेकर ना जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। डेफिनेटली, क्योंकि इसके थ्रू मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आपके पास जो भी क्वेश्चन है या जो भी समस्या के साथ आप आ रहे हैं, आपको डेफिनेटली रेकी के थ्रू या टैरो के थ्रू उसका सोल्यूशन या गाइडेंस मिलेगा। बट अगर आपके माइंड में ये है कि आप आएंगे और तुरंत आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको पेशेंस के साथ आना है। ऑफ कोर्स आप होप मत छोड़िए, बट पेशेंस रख के आइए। ठीक है। कभी कोई ऐसा मोमेंट आया है जब आपने किसी की रेकी की हो या टैरो कार्ड रीडिंग कर रहे हो, आपको खुद बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही हो, परेशानी आ रही हो कि आखिरकार ये कि सामने वाला व्यक्ति डील नहीं हो पा रहा, सामने वाले का जो दिमाग है वो इतनी स्ट्रॉन्ग वेव्स के साथ वो सामने आया कि भाई उसको रीड करना या उसको डील करना मेरे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग हो रही है? सी ऑफ कोर्स हमारे लाइफ, हम सभी के लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आया था जो कि अनएक्सपेक्टेड था, कोरोना काल का। सो कोविड के टाइम पे ऑफ कोर्स ऐसी कोई बीमारी पहले थी नहीं कि जो मैंने रेकी के थ्रू ट्राई की हो, कोविड जैसी। सो कोविड का एक केस आया जो कि एक लेडी का था जो कि 4 months प्रेग्नेंट थी। एंड वो एक ऐसा केस था जहां मैं थोड़ा कॉन्शियस हो गया था कि रेकी इस पे वर्क करेगी या नहीं, या मैं कैसे इस प्रॉब्लम को हील करूं। बट हाँ, वही कहते हैं कि एनर्जीज कैन डू एनीथिंग। सो उस टाइम पे एनर्जीज ने ऑटोमेटिकली कुछ गाइडेंस दिए। सो हमने उस टाइम पे सिर्फ डायरेक्टली कोविड पे वर्क ऑन नहीं किया, हमने कुछ ऐसे स्पेसिफिक सिम्टम्स थे कोविड के, उसको ठीक करने की कोशिश की। एंड उसके बाद कोविड के काल में, कोविड के टाइम पे टचवुड मोर देन 150-200 कोविड पेशेंट्स ठीक हुए थे। सो उस टाइम पे जितने भी सेलेब्स थे, मनीष पॉल से लेकर सभी ने सपोर्ट किया। एंड उस टाइम पे जितना ज़्यादा हम रेकी हीलिंग को कोविड पेशेंट्स तक पहुंचा सकते थे फ्री ऑफ कॉस्ट, सो उस टाइम पे हमने किया। बट हाँ, जो पहला केस था कोविड का, उसमें काफ़ी नर्वस हुआ था मैं। ठीक। और अब जिस तरह से आप अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से अब इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, दुबई तक आपका सेंटर खुलने जा रहा है, उसके बारे में कुछ साझा करें। दुबई में डेफिनेटली हम लोग ओपन कर रहे हैं एक वेलनेस सेंटर। और मेरा हमेशा से ये एक कोशिश था, हमेशा से मैंने कुछ प्रयत्न किए हैं जिससे हम एनर्जीज के बारे में लोगों को अवेयर कर पाएँ, लोगों को हम ऊर्जाओं के बारे में, मेडिटेशन की इम्पोर्टेंस बता पाएँ। क्योंकि आज के टाइम पे जैसे कि हमने डिस्कस भी किया था कि बहुत सारे मिथ्स हैं कि लोग ब्लैक मैजिक मानते हैं रेकी, या मेडिटेशन, ध्यान को भी लोग समझते हैं कि ये कुछ जादुई शक्ति कुछ कर रहे हैं। तो मैंने हमेशा से कोशिश की है कि मेडिटेशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर पाएँ।
तो जैसे कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे जेल्स हैं, सेंट्रल जेल इंदौर, येरवाड़ा जेल पुणे, और कुछ देहरादून की स्कूल्स हैं जहाँ पे हमने मेडिटेशन इम्प्लीमेंट करवाया है। और दुबई में भी एंट्री ऐसे ही हुई है कि दुबई पुलिस में हमने मेडिटेशन इम्प्लीमेंट करवाया है। तो जो भी मेरे अंडर रेकी हीलर्स हैं या मेडिटेशन प्रैक्टिशनर्स हैं, वो वहाँ हर वीक या 15 डेज में वहाँ जाते हैं और वहाँ मेडिटेशन की प्रैक्टिस करवाते हैं हमसे। आखिरी सवाल जो तमाम व्यूअर्स देख रहे हैं, क्योंकि आज के वक्त में भी भले ही हम कितने डेवलप हो गए हैं, लेकिन आज भी लोग पामिस्ट्री को, न्यूमरोलॉजी को, टैरो कार्ड रीडिंग को या रेकी को आज भी वो जादू के तरह देखते हैं या साइंस से थोड़ा अलग हटकर मान के चलते हैं, जबकि ये है टोटली प्योरली साइंस। एग्जैक्टली। कैसे आप उनके अंदर विश्वास जगाएंगे कि आप जो ये तमाम चीज़ें देख रहे हैं ये भी एक फॉर्म ऑफ साइंस ही है, कोई जादू नहीं है, लेकिन किसी तरह का कोई झाड़ फूक भी नहीं है, टोटल साइंस है। सी डेफिनेटली, अगर आप इसके मेन सोर्स पे आए, ये जो भी चीज़ें हैं, टैरो कार्ड रीडिंग, रेकी या एस्ट्रोलॉजी, ये सब एनर्जीज के बेस में खड़ा है। और एनर्जी एक बहुत ही मेजर साइंटिफिक टर्म है। एनर्जी हमने फिजिक्स में भी पढ़ी है, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल एनर्जीज। सो एनर्जीज का ही कॉन्सेप्ट है एंड हम भी एक पार्ट ऑफ एनर्जीज हैं। और देयर इज वन सुपीरियर एनर्जीज जिससे कनेक्ट होने के बहुत सारे माध्यम हैं, बहुत सारे कनेक्शंस हैं। ऑफ कोर्स आपके पास बहुत सारे नेगेटिव वेज भी हैं जिससे आप नेगेटिव एनर्जीज से भी कनेक्ट होते हैं, बट ये जो चीज़ें हैं पॉजिटिव एनर्जीज के कनेक्शन है जिससे आप कनेक्ट होकर अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। सो एटलीस्ट जिनको भरोसा नहीं है इन चीज़ों में, डेफिनेटली उनको ट्राई करना चाहिए और एटलीस्ट उनको मेडिटेशन स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें ऑफ कोर्स आपको बाहरी इन्वॉल्वमेंट की नेसेसरी नहीं है, क्योंकि लोगों को लगता है कि कोई दूसरा कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उनको पता नहीं चलता। बट एक बार जब वो मेडिटेशन की ऊर्जाओं को फील करेंगे ना, ध्यान की ऊर्जाओं को फील करेंगे, तब उनको ऊर्जा की इंपॉर्टेंस पता चलेगी। और उनको वो वही होता है, जब तक आपके साथ वो चीज़ घटित नहीं होती तब तक आप भरोसा नहीं करते हैं। तो इसमें मैं उनको फोर्सफुली एक्सेप्ट नहीं करवाना चाहूँगा, बट मैं उनको ज़रूर बोलूँगा कि उनको एक बार एनर्जीज का एक्सपीरियंस ज़रूर लेना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आयुष हमारे साथ स्टूडियो में आने के लिए, इस पूरे खास कार्यक्रम का अभिन्न अंग बनने के लिए। तो इसी वादे के साथ हम आपसे अब विदा लेते हैं कि अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, कोई ख़ास शख्सियत हमारे साथ होगी, कुछ पन्नों को पलटा जाएगा, कुछ राज हैं जो खोले जाएंगे और कुछ ऐसे अनचाही चीज़ें भी होंगी जिस पर हम खुलकर चर्चा करेंगे। बहरहाल इस कार्यक्रम में अभी हम देते हैं विराम। नमस्कार।